यारो, ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे एक लाइलाज बीमारी हो जाती है और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो आदमी गायब होने लगता है, बिल्कुल किसी गोस्ट के जैसे। आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम बॉब नाम के आदमी को देखते हैं जो लकड़ियां काट कर उन्हें एक्सपोर्ट करता है। बॉब की एक बेटी ईवा और पत्नी डार्लिन भी होती है, लेकिन वो दोनों बॉब से दूर रहते हैं क्योंकि उनका तलाक हो गया है। एक तरफ बॉब की अपनी पत्नी डार्लिन से बनती नहीं है, वही ईवा की भी अपनी माँ से कुछ खास नहीं जमती क्योंकि ईवा अब बड़ी हो चुकी है। ऊपर से वो पर्सनल चीजों को लेकर भी कुछ दिन से काफी परेशान थी, लेकिन लाख बार पूछने पर भी वो अपनी माँ को इसकी वजह नहीं बताती। ऐसे में थक हार कर एक दिन डार्लिन बॉब को कॉल लगाती है और उसे ईवा को समझाने के लिए कहती है। वो चाहती है कि बॉब अपने पिता का फर्ज निभाए और अपनी बेटी को घर आकर समझाए, क्योंकि ना तो वो काफी दिनों से स्कूल जा रही है और ना ही अपने दिल की बात किसी से बयां कर रही है। लेकिन बॉब उसे ये कहकर मना कर देता है कि अभी उसकी बेटी एक बच्ची है, समय के साथ उसे जिंदगी जीना समझ जाएगी, और फिर कॉल कट कर देता है। यारों, बॉब को 8 साल पहले एक खतरनाक बीमारी हो गई है जिसकी वजह से धीरे धीरे उसका शरीर गायब होता जा रहा है और इसलिए वो घर नहीं आना चाहता। बस यही वजह है कि बॉब अपनी बेटी और अपनी पत्नी से चाह कर भी मिल नहीं सकता। एक तरफ बीमारी का दर्द, दूसरी तरफ परिवार की टेंशन, ये सभी चीजें बॉब को अंदर ही अंदर परेशान करने लगती है और वो अपना गम मिटाने के लिए एक बार में जाता है। और वहाँ जी भर के शराब पीने के बाद भी जब उसका मन नहीं भरता तो उसे नेल्सन नाम का एक ड्रग डीलर दिखाई देता है जिससे वो आए दिन ड्रग खरीदा करता है। आज फिर वो नेल्सन से ड्रग की एक पुड़िया मांगता है, लेकिन नेल्सन ने उसकी कीमतें बढ़ा दी थी। बॉब उससे कहता है कि मैं तुम्हारा रेगुलर कस्टमर हूँ, मुझे तो मत ठगो, जिस पर वो बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे मालिक क्रिस्पी ने रेट बढ़ा दिए। फिर मजबूरी में आकर बॉब को महंगे दाम में ही उस पाउडर को खरीदना पड़ता है। बॉब क्रिस्पी को काफी अच्छे से जानता था और क्रिस्पी ने अपनी कार भी उसे चलाने के लिए दी हुई थी। अगले दिन वो मशीन में खराब हो रहे ब्लॉकों को निरीक्षण करने जाता है, परंतु आज उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। इसीलिए वो अपने मालिक से कुछ दिन की छुट्टी मांगता है और फिर क्रिस्पी की कार लेकर अपनी बेटी से मिलने का फैसला करता है। घर जाकर सारा सामान पैक करके बॉब रात में ही कार लेकर निकल पड़ता है। बदकिस्मती से कंट्रोल खोने की वजह से उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, जिससे एक जबरदस्त एक्सीडेंट होता है और इस एक्सीडेंट में क्रिस्पी की कार चकनाचूर हो जाती है। साथ ही बॉब को काफी चोट भी आती है। अब खुद को किसी तरह संभाल कर वो गाड़ी से बाहर निकलता है और नेल्सन को कॉल करके हालात के बारे में बताता है और मदद की गुहार लगाता है। लेकिन नेल्सन बॉब को ये कहकर साफ साफ मना कर देता है कि उसका काम माल पहुँचाना है, न कि हर किसी को रोड से उठाना। अब बॉब पास में मौजूद एक कैफे के वॉशरूम में जाता है। जब आईने में खुद को निहारता है तो उसके शरीर में काफी चोटें आई थी, साथ ही साथ शरीर का बायां हिस्सा गायब हो चुका था। बेचारा बॉब हिम्मत करके एक कपड़े की मदद से पहले अपने खून रोकता है और फिर कैफे के बाहर पहुंचता है। तभी यहाँ पर क्रिस्पी आ जाता है, यानी कि नेल्सन ने उसे सब कुछ बता दिया था। बॉब क्रिस्पी को अपनी सारी परेशानी बताता है, लेकिन क्रिस्पी ये मानने को तैयार ही नहीं था। वो तो उसे यही कहता है कि तुम कार डैमेज के सारे पैसे दे दो, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ चले जाओ। मगर बॉब के पास इतने पैसे हैं ही नहीं। फिर क्रिस्पी कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपनी गाड़ी भी ठीक करवा लूंगा, साथ ही साथ तुम्हें गाड़ी के पैसे भी नहीं लूंगा, बस तुम मेरे कुछ कस्टमर को माल डिलीवर कर दो। अब बॉब के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं बचता, उसे मजबूरी में हामी भरनी पड़ती है। जिसके बाद वो बॉब को अपने घर ले जाता है और खुद शिकार करने के लिए निकल जाता है। वो एक भालू का शिकार करता और उसके शरीर को काट कर उसी में ड्रग भरकर बॉब को सप्लाई करने को कहता है। अब सुबह तक ट्रक भी ठीक हो चुका था तो बॉब का माल लेकर सबसे पहले डार्लिन से मिलने पहुंच जाता है, लेकिन ईवा आज घर पर नहीं थी, वो किसी पार्टी में गई हुई थी। वो बॉब को अपने घर में इनवाइट करती है, लेकिन वो ये कहकर मना कर देता है कि वो बाहर ट्रक में सो जाएगा, लेकिन डार्लिन के काफी कहने पर वो मान जाता है। अब सुबह उठकर बॉब अपने घर के सामने पड़ी वही पुरानी हॉकी स्टिक देखता है जिसके सहारे वो कभी शहर का सबसे नामी खिलाड़ी हुआ करता था। वो स्टिक से अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है और 1-2 शॉट भी लगाता है। तभी वहाँ ईवा आ जाती है और अपने पिता को देखकर वो काफी खुश थी। ईवा ये जानना चाहती है कि आज इतने सालों बाद उन्हें यहाँ कैसे आना पड़ा, जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे बुलाया है। अब बॉब मॉल डिलीवरी करने के लिए सबसे पहले मिल्टन नाम के आदमी के गैराज में पहुँचता है। यहाँ एक आदमी अंदर दाखिल होने से पहले बॉब की तलाशी लेता और गलती से उसके जख्म पर हाथ लगा देता है, जिसकी वजह से बेचारा बॉब दर्द से कराह उठता है। इधर हम
देख पाते हैं कि मिल्टन बॉब को पहचान लेता है क्योंकि वो खुद भी हॉकी का बहुत बड़ा फैन था और बॉब को क्रिस्पी के साथ काम करने के लिए मना करता है क्योंकि वो बहुत ही डेंजर आदमी था। हालांकि बॉब को ये सारी चीजें मजबूरी में करनी पड़ रही है तो वो मिल्टन को उसका पैकेट सौंप कर वहाँ से जाने लगता है। तभी मिल्टन को बॉब की तबीयत का अंदाजा लगता है। वो उसे एक चीनी दवाई सौंपता है जो कि वो स्थानीय दुकान से खरीदा करता था। अब बॉब वापस अपने घर आता है जहाँ ईवा को अपने पिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, मगर बॉब इसे काम पर लगने वाली चोट कहकर इनकार कर देता है। फिर ईवा अपने पिता से दादाजी के बारे में पूछती है जिस पर वो बताते हैं कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर था जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब बॉब अपनी बेटी को कहीं बाहर ले जाना चाहता है, उसे कुछ सुकून के पल में उससे बातें करनी है, लेकिन ईवा ये कहकर मना कर देती है कि अभी उसके पास टाइम नहीं है। वो कहीं जा रही है और फिर वो मार्केट में उसी चीनी मेडिकल स्टोर पहुंचती है जहां पर कुछ पुरानी जड़ी बूटियां मिला करती हैं। दुकान पर काम करने वाली एक महिला ईवा से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, मगर वो साफ साफ बताने से हिचक रही थी। फिर वो महिला युवा को उसकी त्वचा पर निखार लाने के लिए एक आयुर्वेदिक नुस्खा देती है, जिसके बाद वो वहाँ से अपने दोस्तों के पास आ जाती है। अब ईवा अपने दोस्तों के साथ एक पुराने अस्पताल में जाने का डिसाइड करती है। हालांकि अमेलिया वहाँ नहीं जाना चाहती, लेकिन ईवा उसे मना लेती है और फिर वो सभी मिलकर उस डरावने अस्पताल में जाते हैं जहाँ पर सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था। ये हॉस्पिटल काफी सालों से बंद था, चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था और ईवा को याद आता है कि उसके दादाजी भी इसी अस्पताल में मरीज थे और इसीलिए वो यहाँ पर आई थी क्योंकि उसे अपने दादाजी के बारे में बहुत सी चीजें पता लगानी है। वो कुछ पुराने दस्तावेजों को खोजने में जुट जाती है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। धीरे धीरे अब वो तहखाने की ओर पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें एक आदमी सफेद चादर पर लिपटा हुआ दिखता है। उसे देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन जब उसके पास जाते हैं तो न जाने कैसे वो गायब हो जाता है। इस दौरान अमेलिया डर की वजह से ईवा के हाथ को जोरों से पकड़ लेती है, पर ये क्या, ईवा का तो आधा हाथ ही नहीं है। और ये देखकर अमेलिया और भी ज्यादा डर जाती है। उससे पूछती है कि ये क्या है, तुम्हारा हाथ कहाँ गया। ईवा बोलती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन यहाँ से बाहर चलने पर और यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि जो बीमारी बॉब को है उसी से ईवा भी जूझ रही है और यही वजह है कि धीरे धीरे वो अपनी माँ से मनमुटाव कर रही है क्योंकि वो भी अपने पिता की तरह इस दर्द को कुछ सालों से झेल रही है और वो नहीं चाहती कि किसी को इसके बारे में मालूम पड़े। इसी बीच अस्पताल में कुछ गार्ड आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। हॉस्पिटल वैसे तो बंद पड़ा था, लेकिन यहाँ पर कुछ डॉक्टर आज भी मौजूद थे। उन्होंने ईवा को दबोच लिया और वो बिना वजह के उसका इलाज शुरू कर देते हैं। वही दूसरी तरफ डार्लिन और बॉब एक पार्क में बैठकर अपनी वही पुरानी प्यार भरे पलों को संजोने में लगे थे। वो याद करते हैं कि आखिर कैसे उनकी बेटी 6 साल की उम्र में ही अपने आप स्कूल चली गई। वो बचपन से ही दिमाग से तेज थी। सुबह डार्लिन को मालूम पड़ता है कि ईवा रात भर घर नहीं आई, जिसके बाद वो सभी मिलकर उसकी तलाश में लग जाते हैं। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी ईवा ना तो किसी अस्पताल में थी और ना ही पुलिस के पास, जिसके बाद बॉब एक एक करके सुराग जुटाना शुरू करता है और वो ईवा से जुड़ी हर एक चीज की जांच करता है। यहाँ उसे मालूम पड़ता है कि उसकी बेटी अपने दोस्तों के साथ शहर के बाहर कहीं घूमने का प्लान बना रही थी। फिर बॉब और डार्लिन अमेलिया के घर जाते हैं जहाँ उन्हें उसके पिता से पता चलता है कि वो भी अभी तक घर नहीं आई। ऐसे में बॉब ईवा के दूसरे दोस्त के पास जाता है, उससे पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है, मगर वो भी कुछ बताने से इनकार कर देते हैं। हालांकि बॉब को साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो झूठ बोल रहा है, जिस पर बॉब उसे उठा के किनारे फेंकता है और यहाँ ये लड़का सच्चाई उगलते हुए कहता है कि वो लोग बीते दिनों में पुराने पागल खाने में गए थे, लेकिन हम लोग डर के मारे वहाँ से भाग गए, पर न जाने ईवा और अमेलिया कहाँ फंस गई। अब बॉब बिना समय गवाए सीधे उसी अस्पताल में पहुँचता है, मगर काफी पूछने के बावजूद भी कोई भी ईवा के बारे में नहीं बताता, जिसे उसे जोरों का गुस्सा आ जाता और वहाँ चिल्लाने लगता है, जिस पर कुछ सुरक्षा कर्मी उस पर ट्रेजर गन चला देते और उसे बेहोश कर देते हैं। अब यहाँ वही महिला डॉक्टर एम्ब्रेस आती है जिन्होंने कुछ साल पहले बॉब के पिता का इलाज किया था। और तो और बॉब भी बचपन में कुछ दिनों के लिए इसी अस्पताल में एडमिट था। डॉक्टर को याद आता है कि आखिर कैसे बॉब के पिता को भी वही बीमारी थी जो आज उसे हो चुकी है। बॉब के पिता एक नेक दिल इंसान थे, वो नहीं चाहते कि उनके बेटे को कुछ भी हो, इसीलिए वो उसे अपने पास कभी नहीं आने देते थे। यहाँ डॉक्टर बॉब की हालत से वाकिफ थी और उसे बताती है कि तुम्हारे पिता की हालत भी बहुत ही ज्यादा नाजुक है, लेकिन वो मेरी दवाइयों से सही हो रहे थे। अगर तुम यहाँ पर एडमिट हो जाओ तो शायद मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। हालांकि बॉब उन्हें इसके लिए मना कर देता है, लेकिन वो लोग जबरदस्ती उसे एडमिट कर देते हैं और डार्लिन को ये बोलकर वापस भेज देते हैं कि बॉब की हालत अभी ठीक नहीं है। अगर उसे ऐसे छोड़ा गया तो वो
उग्र हो सकता है। लेकिन रात में बॉब के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी मदद कर रहा हो। कमरे की चाबी भी उसके बिस्तर पर पड़ी हुई थी। बॉब अपने कपड़े पहनता है और वापस अपने घर आ जाता है। डार्लिन घर पर नहीं थी, वो भी सुबह से घर नहीं आई थी, जिसकी वजह से उसके दोस्त भी परेशान थे। इधर सभी बातों से अनजान क्रिस्पी बॉब को फोन लगाकर काफी गुस्सा करता, क्योंकि सप्लायर को उनका पैकेट अभी तक मिला नहीं था, जिस पर वो उसे उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देता है। अब बॉब वाकई काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। यहाँ उसे मालूम पड़ता है कि शहर में काफी दिनों से लड़कियां गायब हो रही हैं। अब बॉब सीधे अमिलिया के घर जाता है, क्योंकि वही थी जिसने ईवा को आखिरी बार देखा था। काफी गुजारिश के बाद डरी सहमी अमिलिया बॉब को बताती है कि ईवा का शरीर अचानक से गायब हो रहा है। हम सभी उस मेंटल अस्पताल से बचकर निकले रहे थे, लेकिन न जाने ईवा फिर कहाँ चली गई। उसके बाद वो उसका बैग बॉब को देकर वहाँ से चली जाती है। अब बैग में बॉब को वही चाइनीज मेडिसिन का पाउच मिलता है जो उसे मिल्टन ने दिया था। उसे इस अपहरण के बीच में मिल्टन का हाथ लगता है और वो उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, जिस पर मिल्टन बोलता है कि मैं जरूर गैर कानूनी काम करता हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं एक पिता हूँ और दादा भी हूँ। ऐसा घिनौना काम मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं करूँगा। हालांकि वो चाइनीज पैकेट देखकर मिल्टन बॉब को उस स्टोर के बारे में बताता है जहाँ पर अक्सर ईवा भी जाया करती थी। मेडिकल स्टोर पहुँचने पर बॉब को वही महिला सहकर्मी दिखाई देती है जो कि कुछ दिन पहले ईवा को मिली थी। वो महिला से अपनी गायब हुई बेटी के बारे में पूछता है कि क्या उसने उसे देखा है। वो लेडी काफी डरी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें साफ साफ बयां कर रही थीं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसी दौरान बॉब को अपनी बेटी की साइकिल उसी स्टोर के बाहर खड़ी मिलती है। वो समझ जाता है कि जरूर ईवा का अपहरण इन्हीं लोगों ने किया है। अब बॉब गुस्से में अपनी टोपी निकालता है और हम देख पाते हैं कि इस बीमारी ने बॉब का क्या हाल कर दिया है। उसका आधा सर गायब हो चुका है। उसका ऐसा हाल देखकर वो महिला खौफ में आ जाती है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। जिसके बाद वो नीचे तहखाने की तरफ गए। एक रास्ते की ओर वो इशारा करती है। वही दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर में हमें ईवा को दिखाया जाता है, जहाँ कुछ अनजान लोग उसके घावों का मुआयना ले रहे थे, जिससे उसे बेहद दर्द हो रहा था। इसी बीच तहखाने के रास्ते से बॉब भी वहाँ पहुँच जाता है और डॉक्टर को पकड़कर मारने लगता है। फिर एक खास तरह के पिंजरे में बंद अपनी बेटी के पास पहुँचता है, जहाँ पहले तो पिता का यहाँ रूप देखकर ईवा सहम जाती है, लेकिन बाद में उसे विश्वास हो जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसके पिता ही है। बॉब ईवा किसी तरह से बचाकर अपने घर ले आता है। घर पर डार्लिन भी मौजूद थी। वो बॉब की बिगड़ती हालत को देखकर उसे संभालती है। ऐसा लग रहा था कि मानो उसे पता हो कि बॉब किन मुश्किलों से गुजर रहा है और उसे कैसी बीमारी है। बस इतने सालों से उसने ये बात ईवा के लिए छुपा कर रखी थी। यहाँ दोनों माँ बेटियों को एहसास होता है कि आखिर क्यों उसके पिता इतने सालों से उन लोगों से छुपे फिर रहे हैं। अब सुबह होती है और हम देखते हैं कि इतनी छोटे आने के बावजूद भी बॉब किसी काम से बाहर जाना चाहता है। अब ईवा और डार्लिन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उसके लिए काफी जरूरी है। परंतु ईवा अपने पिता को यूं अकेले बाहर नहीं जाने दे सकती। आखिर बेटी ही तो है, अपने पिता की सबसे बड़ी ताकत होती है। ईवा भी बॉब के साथ जाने का फैसला करती है। रास्ते में बॉब उसे अपने परिवार की सच्चाई बताते हुए कहता है कि तुम्हारे दादाजी को भी यही बीमारी थी, जिसकी वजह से वो अदृश्य हो गए। मैं भी कई सालों से इसे झेल रहा हूँ, जिस कारण मैं तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, और ना ही मैं तुम्हारी माँ के ऊपर कोई बोझ बनना चाहता हूँ। ईवा भी अपने पिता को बताती है कि 5 साल की उम्र के बाद उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से उसने खेलना कूदना सब कुछ छोड़ दिया और सबसे अलग होने की कोशिश करती रही। इसके बाद वो दोनों उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर नेल्सन एक पैकेट का इंतजार कर रहा था। बॉब नेल्सन को वो आखिरी पैकेट सौंपकर वहाँ से अपनी बेटी के साथ साथ अपने घर आ जाता है। यहाँ ईवा उस चीनी महिला के द्वारा दी गई दवा को चाय में मिलाकर अपने पिता को देती है, जिससे उनका दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है। हम देख पाते हैं कि ईवा ने अपने पिता का ख्याल रखने का फैसला कर लिया। वही दूसरी तरफ नेल्सन वो पैसे का पैकेट सीधे क्रिस्पी को दे देता है। जब क्रिस्पी उसे खोलता है तो उसे पैसे की जगह लोहे का स्क्रू और बोल्ट मिलता है, यानी कि क्रिस्पी को धोखा दिया गया है। और इससे उसे काफी गुस्सा आ जाता और वो अपने हाथों में बंदूक लेकर सीधा बॉब के घर पहुंचता है। लेकिन यहाँ बॉब नहीं था। वो आधे से ज्यादा अदृश्य हो चुका था और किसी काम के चक्कर में वो कहीं बाहर गया था। बॉब के ना मिलने पर क्रिस्पी उसके घर पर तोड़ फोड़ करने लगता है। अब उसे मालूम पड़ता है कि ईवा बॉब की बेटी है। वो उससे कहता है कि तुम अपने पिता को फोन लगाकर कहो कि वो मेरे पैसे वापस कर दे, वरना मैं तुम्हें गोलियों से भून दूंगा। अब वो अपनी बात खत्म ही कर रहा होता
है कि ना जाने कहां से कोई उसे पीछे से पकड़कर गिरा देता है और गला घोटकर उसे मौत की नींद सुला देता है। क्रिस्पी को तो ये समझ ही नहीं आया कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है, लेकिन ईवा को अच्छे से मालूम था कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके पिता है जो कि उसकी रक्षा कर रहे हैं। यानी कि अब बॉब पूरे तरीके से अदृश्य हो चुका है। इसके बाद बॉब क्रिस्पी की बॉडी को वही छोड़ आता है जहाँ पर वो भालुओं का शिकार किया करता था। फिर ईवा खुशी खुशी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगती है। हालांकि हमें यह लगता है कि ईवा गाड़ी में अकेली बैठी है, लेकिन उसके बगल में उसके पिता भी बैठे होते हैं। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि आखिर उस रात मेंटल हॉस्पिटल में बॉब के लिए दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि बॉब के पिता ने खोला था। यानी कि ईवा के दादाजी जो कि गायब हो चुके हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनके बेटे के ऊपर भी वही टेस्ट हो जो उनके ऊपर हुए थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।